यार, आपके साथ दो चार बातें करनी थी, पहले वो कर लेते हैं, फिर आगे लेक्चर शुरू करते हैं क्या? आप लोगों ने किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, कि सीट के लिए तैयारी करनी है, तो सीट आने से 2-3 मंथ पहले शुरू किया करो। इधर हमारे रिवाज किया जनाब की, जैसे सीट निकलती है तो फिर अप्लाई करके तैयारी करनी है, ऐसे नहीं होता। और फिर पहला सवाल तक इसका टेस्ट कब आएगा, इसका टेस्ट वो पीछे अगले दिन रख ले, उनकी मर्जी डिपार्टमेंट। उन्होंने कौन सा हमसे पूछ के रखना होता टेस्ट, जब उनका दिल करेगा वो रख लेना। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोगों ने किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो सीट आने से 2-3 मंथ पहले स्टार्ट कर दिया। अभी FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की सीट्स आनी है, वो FPSC में लेनी है, ठीक है। अब सबको पता है कि वो सीट्स आनी, चाहे 2 महीने बाद आ जाए, 6 महीने के बाद आ जाए, आनी जरूर है। और FPSC ने जो सिलेबस देना उसी में से आएगा। FPSC या PPSC काम नहीं करता कि सिलेबस कुछ और दे, हम कुछ और दे, ऐसा नहीं होता उसमें। लेकिन अब बच्चे उसकी तैयारी नहीं कर रहे, कब स्टार्ट करनी जब आ जाएंगे। पर आने के मेरे ख्याल में मिनिमम 1 मंथ के बाद, 1-1.5 मंथ के बाद एग्जाम हो जाता है। तो 1-1.5 मंथ में तैयारी नहीं होती थी किसी भी सीट की। ये मेरी बात अपने पल्ले बांध रहे हैं आप। मेरी पहली एलोकेशन पता कब हुई थी? जब आप में से मोस्टली स्टूडेंट जो मैट्रिक में होंगे या मैट्रिक एग्जाम दे चुके होंगे, मेरी पहली एलोकेशन तब हुई थी, ठीक है, वो भी 14 ग्रेड में। 2018 की बात है, 8 साल हो गए। पहली एलोकेशन तब हुई थी, और वो भी IB के अंदर। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस और थे। टेस्ट दिया, मैंने 4 टेस्ट दिए थे उस टाइम पे। ये आपका तो IQ को देख के परेशान होगा ना, उस टाइम पे भी मेरा एक इस तरह का टेस्ट हुआ था, IB ने लिया था मेरे से। इन सब टेस्ट के आखिर में 4 टेस्ट लिए थे, चारों क्लियर किए थे मैंने, पहली एलोकेशन जब मेरी हुई थी। लेकिन वो मतलब गवर्नमेंट का कोई इशू चला, उन्होंने सीट्स कैंसिल कर दी, वो हायरिंग कैंसिल हो गई। सर इस वक्त आपकी डेजिग्नेशन क्या है? उसके बाद से मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन नहीं की। अच्छा अच्छा। मैं अपना राइट बिजनेस नाउ आप करता क्या हूँ। कर रहे हैं लाइक? मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है, जी मैं जी। अपना बिजनेस से रन करता हम्म। हूँ, ठीक है। तो मुझे उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। मैं डिसहार इतना हो गया था उसके बाद कि मैंने 4 टेस्ट दिए, किसके दिए थे? NTS के थ्रू। चारों टेस्ट मेरे NTS के थ्रू हुए थे, डिपार्टमेंट ने नहीं लिए थे, ठीक है। और वो क्लियर, अब मैंने उस टाइम ग्रेजुएशन न्यू न्यू की थी, ग्रेजुएशन न्यू न्यू करके मैं साथ ही एलोकेट हो गया, और वो सीट्स कैंसिल हो गई। आप 1 साल, सर 1 साल मैंने टेस्ट दिया, 2017 से स्टार्ट हुआ, 2018 में मुकम्मल हुई थी आज, पूरा 1 साल लगा था। और एट दी एंड उन दिनों इमरान खान ने हलफ उठाया था, उसने आते साथ ही पिछले वो हुकूमत के सारे मंसूबे खत्म कर दिए। उसने वो सीट्स की हायरिंग थी, वो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। तो आपकी जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे पैचेस आएंगे, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। एक सीट के ऊपर कुछ नहीं होता होता यार। बहुत सारे लोग ऐसे जो पेपर देख के ना बस गुम हो गए, मुझे पता है। आपकी जिंदगी में से बहुत सारे पैचेस आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये तो अभी एक सीट है, पहली सीट है, आप लोग की हो सकता है, कहीं दूसरी तीसरी हो सकता है, ठीक है। मैं 8 साल से टेस्ट देता हुआ रहा कि मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ क्यों दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्या क्या तक पता चल जाएगा। बस ये एक लालच होता है मुझे टेस्ट देने का, थोड़ा सा। तो सर इसमें एज लिमिट भी रिक्वायर्ड होती है ना? अगर इंसान उसका लाइक एज की लिमिट हो तो देन मतलब एलिजिबल हो सकता है पेपर में। तो बेटा मेरी एज लिमिट है अभी तक, मैं इतना जी ओल्ड तो सर। नहीं हो गया। नहीं नहीं, मुझे लगा पता नहीं आप 30+ हैं, आई थिंक सो। मैं अभी 30+ नहीं, मैं अंडर 30। जी जी। लेकिन बात करने का मकसद सिर्फ ये है
कि मैंने जिस एज में स्टार्ट किया था ना, ठीक है, एज बहुत यंग थी। मैंने 18 साल का मैं हुआ तो मैं काम शुरू कर दिया, और इस टाइम मैं 28 साल का, 10 साल तो मुझे वैसे ही हो गए। आपने तो चलिए बहुत सारे सर, जो भी आपका एम्स एंड पर्पस अल्लाह ताला खैर व आफियत फरमाए, बरकतें दे आपकी नॉलेज में। हो गए जी होंगे, जी एक पर्सन वाली चीज तो अब निकल गई है, ठीक है। जी अब सर। तो हम लोग देते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने तजर्बे के लिए, वो भी जी दो सर। चार साल चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब अपने सेटअप शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी कंपनी है, मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, और मैं कंपनी का बहुत बड़े लेवल पे, कुछ छोटे लेवल पे हमारा, ठीक है। तो बात करने का मकसद यह है कि सरकारी गरीब की तो नहीं है, लेकिन उससे कई बढ़ के मिल रहा है, जो चीज किस्मत में है वो जी आपको जी जी मिलेगा, लेकिन अपनी एफर्ट्स को आपने कभी भी कम नहीं करना, बात ये है। जी जी सर। मेरी टोटल जो आज तक की एलोकेशन था ना, 2018 से लेके अब तक, 6 एलोकेशन, 6 एलोकेशन है। और इसमें से जो मेरी ग्रेड्स है ना, वो 11वें ले 14वें के बीच बीच, जो मेरी जितनी भी एलोकेशन है, इन्हीं में बना हुआ, ना स्टेज ना शो कर, 6 एलोकेशन था मेरी इन 10 सालों में। लेकिन वो किस्मत में कुछ ना, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, कभी रिवर्स हो जाती, कभी सीट पे स्टे हो जाता, ठीक है। ये मेरे साथ इसका मामला चला, इसलिए एक सीट से आप लोगों का कैरियर खत्म नहीं होता, फिनिश नहीं होता। तो आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ। अब कुछ बच्चों का डिप्टी अकाउंट का टेस्ट होगा, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा डिप्टी अकाउंटेंट में, उसका आ गया, टेस्ट आ गया। अब क्या, पिछले मंथ सीट्स आई थी, इस मंथ उन्होंने टेस्ट भी अनाउंस कर दिया। अब बच्चे कह रहे इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, तो भाई उनकी मर्जी, वो जब मर्जी रखे, जल्दी का क्या काम। उन्होंने जल्दी नहीं की, आपकी तैयारी नहीं है, आपने तैयारी लेट की है। वो टेस्ट अपने टाइम पे ले रहे हैं, उनका 90 डेज का टाइम फ्रेम होता है हायरिंग कंप्लीट करने का, एक सीट के पीछे पीपीएससी का। उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर हायरिंग एक सीट की कंप्लीट करनी है, अनलेस अनटिल कोई बीच में स्टे ना पड़ जाए, किसी सीट का कोई इशू ना हो जाए, या कोई और डिपार्टमेंट के साथ भी क्लैश ना पड़ जाए, ठीक है। वो चीजें बीच में ना आए, तो पीपीएससी की पॉलिसी है, उन्हें 90 दिन के अंदर सीट के ऊपर इंटरव्यू करके हायरिंग कंप्लीट करनी है, वो क्लोज करना है उन्होंने सिस्टम, ठीक है। अब सीट्स आ रही है आपके पास नायब तहसीलदार की, तकरीबन मेरे में 100+ सीट है, जहां तक मुझे, मेरे इलम में है। अब बच्चे के इंतजार में बैठे कि सीट्स आ जाए, तैयारी कोई भी नहीं कर रहा उसकी। हालांकि आप लोग को 2-3 मंथ पहले शुरू करनी चाहिए, और वो इसी मंथ आ जानी है, मुझे लग रहा है इस मंथ के एंड में आ जाएगी, अगले या अगले मंथ के स्टार्ट में आ जाएंगी, आ जानी है नायब तहसीलदार की, अच्छी खासी वो सीटें हैं। लेकिन क्या आपके माइंड की थिंकिंग ये है कि जब सीट आएगी हमने तब अप्लाई करना, और फिर बच्चों के सिलेबस कवर नहीं होते हैं, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होता, फिर कहते हैं ये हमने बहुत कोशिश की, हमारा हुआ नहीं, तो बेटा होना भी नहीं, जो ट्रैक चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली तो बिल्कुल नहीं होगा, जिस ट्रैक को आप लोग फॉलो कर रहे हो। अपना ट्रैक पहले सीधा रखो, फिर ही बाकी बातें होंगी ना बात की। आपको पता ही नहीं हमने जाना किधर, हमने करना क्या, बस आ रहे हो, रात को क्लास ले रहे हो, 2-3 नोट्स पढ़ लिए, एमसीक्यूज कर लिए, तो हम पास हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक जैसे अभी एफआईए की सीट्स वगैरह आई हैं, काफी लोगों ने इतनी मतलब कि ह्यूज अमाउंट में लोगों ने मतलब अप्लाई किया है, तो सीट्स तकरीबन कम से कम समझ लें कि 500 है या 1000 है, लेकिन इतनी मतलब कि लोग लाखों की तादाद से अप्लाई करते हैं, तो मतलब वो फिर लाखों से ही टेस्ट लेते हैं, ये इसका क्या प्रोसीजर होता है? तो बेटा लाखों से टेस्ट लिया जाता है, लेकिन अब वही देखो ना, कोई लोग कहते हैं इतने लोगों ने अप्लाई किया, हमारा नंबर किधर आ गया।
मेरी टोटल सीट्स कितनी है, मिसाल दे रहा हूँ, 100 सीट है, 2 लाख बच्चे ने अप्लाई कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ। टोटल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। आपको 100 सीट तो नहीं चाहिए, आपको एक सीट चाहिए। अब अपनी एक सीट के लिए फाइट करो, बाकी 99 का दूसरा छोड़ दो। आपको तो एक सीट चाहिए ना बीच में से, आप उसके लिए फाइट करो। बाकी में क्यों सोच रहे हो कि 99 सीटों का क्यों सोच रहे हो? अपने सीट का सोचो, अपनी सीट की वैल्यू पैदा करो। समझ आ रही है? जी जी सर। पक्की बात है। सर जिन बच्चों का कल असिस्टेंट का पेपर है, काइंडली उनको कोई एडवाइस कर दे। एडवाइस ही जाके चुप करके पेपर दे आओ, जो होगा देखी जाएगी। अभी अब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप ये करो, अब वो बुक देखो, अब फलाना कुछ देख लो, फायदा मुझे पता नहीं है ना उसमें से कुछ। ये तो सर आपने बड़ी अच्छी बात की यार, या पार। अच्छा सर, जब एक एक चीज का पता इसमें है, नहीं आप रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू करो ना बच्चों। पता है एक चीज में से नहीं आना, तो उसके पीछे भागने का फायदा। अब वो जितना उसके पीछे भागोगे, इसी वक्त इसके पीछे वो एफर्ट लगा लो, आपको शायद फायदा दे। वो चीज अपने माइंड से निकाल दो, खत्म हो गई, वो नहीं होगी। आपको क्या लगता है, आप कल पेपर देने में आपको कुछ बताऊंगा, पेपर देने में आप पास हो जाओगे? हाँ, कोई चक्कर नहीं। इसमें से आप देख लेना कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चों का लगता है इसमें से। अब सुन लो, पास किस किस नहीं होना है, जो जो बच्चे सीएसएस कर रहे हैं, जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और वो ये पेपर सिस्टम का देंगे, वो पास होंगे। मेरी बात आज लिख लो। जो पीएमएस की तैयारी करते रहे या सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, करते रहे, वो पास होंगे सिर्फ। उसके अलावा और कोई दूसरा बच्चा पास नहीं होगा इसमें से। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना। हाँ। अच्छा सर, इसमें आखिरी मिनट आपका लेना चाहूंगा माजरत के साथ। जैसे कि पाकिस्तान में ये चीज होती है, बड़ा लाइक चलता है कि ये रेफरेंस हो गया। क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये चीज होती है कि लाइक मेरिट बेस पे काम ना हो, वो रेफरेंस पे काम हो जाए? बेटा पाकिस्तान में हर चीज चलती है। अगर 100 में से 10 सीट बिक रही है, तो 90 सीट तो खाली पड़ी है, उसके लिए फाइट कर लो। वो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो चीज होनी नहीं ना, उसके पीछे भागना। ये नहीं सोचना कि यार अगर 10 15 100 में से 15 20 सीटें बिक भी गई हैं, तो पीछे 80 सीटें तो फिर भी बची पड़ी हैं, हम उनके लिए फाइट कर लें, वो आ ही जाएंगी। लेकिन नहीं, सिर्फ वो जो 15-20 सीटों का फटा है ना, वो अपने माइंड में रख लेंगे। दूसरा, अगर आप ये कहो कि बिल्कुल नहीं चलता, ये बात भी गलत है। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, का बड़ा बड़ा कुछ चलता है, लेकिन वो भी किसी हद तक चलता है ना। आप ये कहो कि सारा कुछ हो जाता है, सारा कुछ नहीं होता, ये चीज गलत है। ये भी सार्जेंट्स की सीट्स आई थी, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, मेरे स्टूडेंट ने पेपर क्लियर किया पीपीएससी का। क्या वो सिफारिश में भर्ती हुई है? काका की सिफारिश नहीं है, नारोवाल के गांव की वो रहने वाली है लड़की, जिसका एग्जाम क्लियर हुआ। उसके पीछे क्या सिफारिश है? उसका रिजल्ट मैंने चेक करके दिया, उसको नहीं पता था रिजल्ट आ गया उसका। तो ऐसा नहीं होता होता। आप जो बाकी सीट है ना, उनके ऊपर फाइट करो। कोई एक आधी 2-4 सीटें बीच में से अगर बिकी भी नहीं, तो उसका आपकी सीट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज को माइंड में रखो, ठीक है? कोई माइंड में क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लिया करो आप लोग, मेरी क्लासेस में आपसे कम होती हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक ओके, किसी कोई सवाल इस बारे में? सुबह स्टार्ट करें टॉपिक। नो सर, क्लास स्टार्ट करते हैं। अरेबियन पेनिनसुला, वो थोड़ा सा जो हम लोग कर रहे थे ना, साउथ ईस्ट फार ईस्ट एशिया वाला, उसमें आधा हो गया था, आधा रहता है। वो आधा है ना, मैं आपको इसके पेनिनसुला के बात करवाता हूँ। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है रीजन, इसमें से सवाल काफी ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि इस खित्ते में चल रही है आजकल जंग, और पीपीएससी ज्यादातर कवर करता है करंट अफेयर्स को।
यूपीएससी ज्यादातर करंट अफेयर को कवर करता है, इसलिए इस पोर्शन में से सवाल बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो पहले ये वाला कर लो। एक यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, इसको देखो। इस तरह से है हमारे पास, इसका मैप होता है। बच्चे पेनिनसुला वो होती है, पेनिनसुला उसे बोलते हैं जिस जिस रीजन या जिस जमीन के 3 साइड पे समुंदर हो। 3 साइड पे समुंदर हो, 1 साइड पे जमीन हो, ऐसी जमीन को पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, ऐसी जमीन को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। और पेपर में सवाल ये बनता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो वो यही है, अरेबियन पेनिनसुला। एमसीक्यू का सवाल लिख लो अपने पास। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? वो अरेबियन पेनिनसुला है। मैं बता रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला होता क्या है? जिसके 3 साइड पे समुंदर हो, 1 साइड पे जमीन हो। इसके 3 साइड पे यहाँ पे समुंदर है, यहाँ सारा समुंदर है इसमें, और आगे ऊपर को जमीन है, ऐसे। अब यहाँ के सबसे पहले आप देख लो मुल्क। ये नीचे एक मिनट पार्टीशन की है, इसकी पार्टीशन करो दोबारा से। यहाँ पे 2 मुल्क है, एक है यमन, एक है ओमान। एक है यमन, एक है आपके पास ओमान। ओमान के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ करके, ये है जनाब आपके पास यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात। यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात। ठीक है, ऊपर हमारे पास 3 मुल्क है, ऊपर हमारे पास 3 मुल्क है। यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास है जॉर्डन। जॉर्डन, जिसे उर्दन भी कहा जाता है। इसके साथ कोने में हमारे पास एक मुल्क बन रहा है जिसका नाम है इराक। इराक, इन दोनों से नीचे आप आ जाओ, बॉर्डर लाइन पर एक मुल्क है जिसका नाम है कवैत। कवैत, बेसिकली कवैत का यहाँ पर बॉर्डर ना सिर्फ इराक के साथ लगता है, उर्दन के साथ नहीं लगता इसका। कवैत, कवैत, यहां से आपके पास एक गल्फ बनती है, यहाँ आपके पास एक गल्फ बनती है जिसका नाम है पर्शियन गल्फ। गल्फ बनती है, इसका नाम है पर्शियन गल्फ। पर पर्शियन पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। इसी पर्शियन गल्फ के अंदर एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है बहरीन। बहरीन, पर्शियन गल्फ के दूसरी तरफ, इस तरफ मुल्क है आपके पास ईरान। ईरान, ठीक है, ईरान।
यहां पर इस कोने पे आपके पास एक मुल्क है, इसके साथ ही एक मुल्क जुड़ा हुआ जिसका नाम है मिस्र, इजिप्ट। मिस्र, इजिप्ट, ये वाला जो सारा एरिया है, आप नीचे आओगे, ये आपके पास यहाँ पे है सारा रेड सी, बहीरा अहमर, बहीरा अहमर, रेड सी, बहीरा अहमर, रेड सी। या यूएई से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपके पास एक मुल्क है इसका नाम है कतर, कतर, कतर। ये जो बीच वाला सारा एरिया है ना, ये जो बीच वाला सारा, ये है जनाब आपके पास सऊदी अरेबिया, सऊदीया, सऊदीया सारा बीच में सारा आपके पास। यहां तक मुझे बताओ, सबको क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं। जी सर, क्लियर। क्लियर है जी सर। सबको? बाकी सबको कोई हूं हाँ करते थोड़ी बहुत, फिर आगे चलते हैं। सर इसमें आपने एक चीज बताई थी कि इसमें मुल्क होते हैं, बाकी सारा दरिया होता है, इस तरह करके कुछ बताया था आपने, वो चीज क्या थी? पेनिनसुला का बताया था। पेनिनसुला वो होता है जिसके 3 साइड पे समुंदर हो, एक साइड पे जमीन हो। यहाँ पे सारी जमीन है, ये समुंदर है। ओके, जी। सबसे पहले आओ, जो आपका मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज है पिछले 2-3 साल से, स्ट्रेट ऑफ हार्मस, स्ट्रेट ऑफ हार्मस, स्ट्रेट ऑफ हार्मस, स्ट्रेट ऑफ हार्मस। इसके ऊपर बेटा ईरान का कब्जा है। ये है किधर? यहाँ पर पर्शियन गल्फ के अंदर है, पर्शियन गल्फ के अंदर है। सवाल पूछा था किस गल्फ में है? ये पर्शियन गल्फ में है। कब्जा इसके ऊपर किसका है? ईरान का कब्जा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये बेसिकली आती किधर है? ये बात देखो, ये यूएई है, ये ईरान है, इन दोनों के सेंटर में है ये गल्फ। लिख लो, बिटवीन यूएई एंड ईरान। यहां करके है, इधर करके है, गल्फ बनती है, ये स्ट्रेट बनती है, ठीक है। और इसी गल्फ के अंदर एक आइलैंड है जिसके ऊपर यूएई का कब्जा है। उस आइलैंड का नाम है अबू मूसा आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड। सबसे पहले आप लोग देखो करेंसीज, सबसे पहले करेंसीज देखो आप। करेंसीज, करेंसीज में यमन प्लस कतर प्लस सऊदीया प्लस ओमान, इन सबकी जो करेंसी है वो है बच्चों रियाल। यहां पर चलता है रियाल, यमनी रियाल, सऊदी रियाल, कतरी रियाल, ओमानी रियाल। यमनी रियाल, कतरी रियाल, सऊदी रियाल, ओमानी रियाल, यहाँ सारा रियाल चलता है, रियाल है।
इनकी करेंसी। ठीक है, यहां तक कोई सवाल किसी का? सर ये डायग्राम से आगे जो आपने जितनी लेफ्ट साइड पे चीजें लिखी हैं थोड़ा सा रिपीट करते हैं इनको शॉर्टली। स्टेट ऑफ हॉर्मस का बताया, जो आपकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल चीज चल रही है आजकल न्यूज चैनल पे, अमेरिका और ईरान के दरमियान। जो आपकी वो आपने हार्मस है, वो उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मस। ठीक है, ये है कहाँ पे वो बताया, ये पर्शियन गल्फ के अंदर है। किन दो मुल्कों के दरमियान है? यूएई और ईरान के दरमियान। और ये एक आइलैंड भी है जिसका नाम है अबू मूसा आइलैंड। उसके बाद मैंने बताई है करेंसीज। चार मुल्क है, चार मुल्क की करेंसी जो है वो आपके पास रियाल है। चार मुल्क की करेंसी आपके पास रियाल है। ठीक है, आगे चले, यहां तक हो गया तो यहां तक हो गया है तो आगे चले, मुझे हाँ जी बता जी सर। दीजिएगा। जी जी सर। सर स्क्रीन बंद हो गई। बेटा मैंने बंद किया, एक मिनट रुको। जी। सर व्हाइट बोर्ड साफ नहीं कीजिएगा। लिख लो लिख लो लिख लो, निकल जल्दी लिख लो जरा, मैं आगे चला। जल्दी लिख लो। डन सर। सर ये नाम क्या है अबू मूसा? स्क्रीन ब्लर हो रही है। अबू मूसा आइलैंड। आयरलैंड। आइलैंड जजीरा। करेंसीज। ठीक है सर आप रिमूव कर दें इसको। अब कौन कौन से रह गए? जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन। पहले ही नीचे उनको सारे, यमन, ओमान, यूएई, यूएई नहीं, कतर और सऊदी अरेबिया। अब ऊपर में देखना ये चार, एक दो तीन चार। जॉर्डन प्लस इराक प्लस कुवैत प्लस बहरीन। इनकी करेंसी क्या है बच्चों? इनकी करेंसी है दिनार। जी। इनकी करेंसी है दिनार। दिनार, इराकी दिनार। वैसे वहां पे उसको बोलते हैं, टुमान भी बोलते हैं। इराक की जो करेंसी है उसको टुमान भी बोलते हैं। दिनार, कुवैती दिनार। उसके बाद बहरीन, यहाँ पे भी चलता है दिनार, और जॉर्डन उर्दन में भी चलता है। इसमें जो सबसे ज्यादा करेंसी है ना, जो सबसे ज्यादा करेंसी है वो बहरीन की है, सॉरी कुवैत की है। ये तकरीबन है कोई 1000 रुपए के करीब। जी जॉर्डन सर की वैसी इतने। आती है कि 500 के करीब है। जॉर्डन की करेंसी भी 500 के करीब है। एक जॉर्डन का दिनार हो पाकिस्तानी 500 रुपया बनता है। ठीक है, ओके। जी सर। चलो यहां से नीचे शुरू होते हैं, यमन से डिटेल देख लेते हैं। क्लास में कोई सना या सबा नाम की है लड़की? क्लास में कोई सबा या सना नाम की है लड़की? सना जरा।
मैसेज में लिख दो सना या सबा नाम की कोई है लड़की या कोई नहीं है? एक है सना। ओके ठीक है, बताता हूँ क्यों पूछ रहा हूँ। यमन का कैपिटल, बच्चों इसके कैपिटल का नाम है सना, इसलिए पूछ रहा था। यमन के कैपिटल का नाम है सना, ठीक है। यहाँ की न्यूज एजेंसी है, उसका नाम है सबा। कैपिटल है इसका सना, न्यूज एजेंसी है इसकी सबा, यमन की। इसके ऊपर यूके का कब्जा था। आजाद कब हुआ ये? 1967 में आजाद हुआ। इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूके। यमन क्राइसिस का आगाज कब हुआ? वो सवाल ये पूछते हैं। यमन क्राइसिस का आगाज कब हुआ था? यमन क्राइसिस का आगाज हुआ था, यहाँ पे भी शिया सुन्नी का बहुत मसला। क्राइसिस 2011 में, 11 में यह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, 2011 में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक गल्फ बनती है, ये देखो मोल्ड है, जो चीज मोल्ड है ना वहां पे गल्फ बनती है लाजमी। यहाँ पे गल्फ बनती है, इसका नाम है गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन। तो यहाँ पे एक सी पोर्ट है जिसका नाम है अदन सी पोर्ट, इनका एक सी पोर्ट है, इसका नाम है अदन सी पोर्ट, अदन सी पोर्ट, अदन सी पोर्ट, अदन सी पोर्ट, अदन सी पोर्ट। जब यमन क्राइसिस का आगाज हुआ, मसले मसाइल यहाँ पे बने, उसके बाद इनका एक लीडर आया था जिसका नाम था मंसूर हादी, मंसूर हादी। इसने सना को कैप्चर किया था 2014 में, वापस लिया था, कैप्चर्ड सना 2014। कोई सवाल किसी का तो पूछ लो एक बार। सर ये मंसूर हादी का बता दें, ये कौन था? लीडर था इनका, यमन का था। यमन का मंसूर हादी। इसने वापस कब्जा किया था यमन पे 2014 में। ये भी अभी तक हालत ही जंग में ही है यमन में। यमन हो गया, शाम हो गया, उसके बाद अब ईरान है, फलस्तीन है, ये सारा खिला जंग में लगा हुआ है पिछले कई सालों से। ये जंग आज की नहीं, बड़ी पुरानी चल रही है, अब तो थोड़ी सी अया हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है ना, इसलिए। लिख लिया, मिटा दो। सर एक मिनट। लिख लो। एक एक और लिख लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी बता दूंगा सारी तफसील।
उमान कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, उमान कर लेते हैं। हो गया, मिटा दूं? सर ये तीसरे वाला जो पॉइंट है, ये यमन वाला, तीसरे वाला जो पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है? 1967 फ्लिक्ट फ्रॉम यूके कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट। आजाद हुआ था ना 1967 में। ओमान। इसका कैपिटल पूछ लेता है, मस्कट है। कैपिटल इसका है मस्कत। मस्कत, मस्कत कैपिटल है इसका। इसके ऊपर भी कब्जा था यूके का। ये आजाद हुआ है 1951 में। इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूके। मास्टर बता रहा नीचे वाले हिस्से को। हाँ, गवादर हमारी जो सी पोर्ट है ना, गवादर सी पोर्ट जो है हमारी, गवादर सी पोर्ट जो है बच्चों, ये पहले ओमान के पास थी। 174 साल तक ओमान के पास रही गवादर। 174 साल तक इसके ऊपर ओमान का कब्जा रहा। 174 साल तक। उसके बाद ये पाकिस्तान ने कब लिए? पाकिस्तान ने इनसे ली है 8 सितंबर 1958। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पास, पीएम जो थे पाकिस्तान के, वो थे मलिक फैरोज खान नून साहब। मलिक फैरोज खान अयूब नून। खान का अयूब खान का दौर था तब। मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, सदर की बात नहीं कर रहा। मैंने प्राइम मिनिस्टर का लिखा, पूछता भी प्राइम मिनिस्टर का। ये सबको पता कि यूपी का दौरा, लेकिन पीएम कौन था ये बहुत से लोगों को नहीं पता। एक इनके हेड ऑफ स्टेट थे सुल्तान कबूस साहब, कबूस, सुल्तान कबूस। 2019 में ये हेड ऑफ स्टेट बने थे इनके। पता नहीं है कि चेंज हो गए। सुल्तान कबूस, सुल्तान कबूस साहब। 2019 में ये इनके हेड ऑफ स्टेट बने थे। हेड ऑफ स्टेट। कोई सवाल किसी का? सर स्क्रीन विजिबल नहीं नजर आ रही ठीक से, ब्लर ब्लर आ रही है। कुछ कीजिएगा जरा कैमरे का। अपने को उस स्क्रीन पर डबल क्लिक करो, बड़ी हो जाएगी। स्क्रीन पर डबल क्लिक करो, बड़ी हो जाएगी। सर वो तो बड़ी हो जाएगी लेकिन ब्लरी स्क्रीन आ रही है। बाकी सबके पास स्क्रीन क्लियर है? सर मैं ना अगेन ज्वाइन करता हूँ। ऐसे ही है, ब्लर है। क्लियर है? सर ब्लर सब है। देखो। ओके। कोई सवाल यहाँ पे किसी का?
किसी का कोई सवाल नहीं तो बता दे। किसी को यहाँ तक कोई सवाल है तो बता दे। चेंज हो गया होगा अब, पहले ये था सुल्तान का बोझ था 2019 में बना था, अब चेंज हो गया होगा। ठीक कर लेना, देख लेना जो भी होगा। ओके जी सर ओके। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो एक बार। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है किसी का? नो सर। तो क्लास को ज्वाइन अप करते हैं, यहीं तक रखते हैं, बाकी ये कल फिर बता दूंगा सबके बाकी का। ठीक ओके है सर ओके। ओके, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।